जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शुक्रदेव के मिथुन राशि में गोचर करने से जिन 3 भाग्यशाली राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको शुक्र के राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। वो 3 राशियों 3 राशि प्राथमिक जानकारी दूंगा। 3 राशि की जो दिशा है विवाह के लिए वो कौन सी हो सकती है, ससुराल की कितनी दूरी हो सकती है, जीवन साथी कैसा हो सकता है और उन 3 राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को मिस ना करें और हमारे साथ बने रहें। अगर आप कुछ सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन हमें कमेंट करें। आपके सलाह पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी में बाधाएं आ रही हैं और उनकी उम्र 28 साल से अधिक हो चुकी है, 30 साल से अधिक हो चुकी है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो आपके विवाह में बाधा आ सकती है या बाधा आ रही है। इसके बारे में भी विस्तार से बताऊं कि ग्रहों की स्थिति से किस प्रकार से जो है विवाह के योग बनते, तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और ऐसे जातक जो केपी की वाणी से जो है पेड सर्विस यानी कि स्वशुल्क आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर ऊपर दिए गए हैं, मैं दोहरा भी देता हूं 8521835670। तो इस नंबर पर आप फोन कॉल्स के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। विवाह संबंध की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप में से कई ऐसे जातक हैं जिन्हें ज्ञात है कि केपी की वाणी विवाह संबंध की पूरी जानकारी देता है, ए से लेकर जेड तक। नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, आपके लिए क्या उत्तम है, करियर या कारोबार, इसके अलावा कितनी संतान होगी, ससुराल पक्ष कैसा रहेगा, जीवन साथी कितनी पढ़ी लिखी होगी, जीवन साथी कितना पढ़ा लिखा होगा, किस चित्र से हो सकता है, कितनी संतान होगी, लड़के या धर्मपत्नी के भाई बहन कितने होंगे, इसके अलावा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है विवाह कुंडली में दी जाती है। नक्षत्र से यह भी बताया जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपकी अनुकूलता कैसी हो सकती है, आपका सेहत कैसा रह सकता है, आपके लिए करियर में क्या उत्तम है, कारोबार में क्या उत्तम है। तो ये सभी जानकारी उसमें दी जाती है। अगर कोई दोष लगता है तो यह जो निवारण है आपको स्वयं से कराना होता है। आपको यह सलाह दी जाएगी। अगर अनिवार्य ही है कि दोष निवारण कराना होगा तो आपको सलाह दी जाएगी और आप अपने स्थानीय पंडित ज्योतिष से संपर्क कर जो है किसी प्राचीन शिव मंदिर या विष्णु मंदिर में जो है इसका निवारण करा सकते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर जैसा मैंने आपको बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं और स्क्रीन पर भी दिए गए हैं, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जो अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे का नामकरण कराना चाहते हैं, बच्चे के करियर कारोबार को लेकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे की सेहत को लेकर जानकारी प्राप्त, बच्चे के संपूर्ण भविष्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह सभी जानकारी जो है आप कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की क्या स्थिति है, उससे जातक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, लग्न में कौन है, धन भाव में कौन है, भाई बहन के भाव में कौन है, मातृ भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है, संतान भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है, अचानक धन लाभ के जो भाव होते हैं उसमें कौन से ग्रह उपस्थित है, विवाह भाव में, पार्टनर भाव में कौन से हैं, रोग कारक जो होते हैं उस भाव में, भाग्य भाव में, आय भाव में, करियर भाव में, व्यय भाव में, ये सारे विस्तार से जो जानकारी है केपी की वाणी पर दी जाती है और यह जानकारी पूर्णतः सटीक है, सत्य होती है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चे का भविष्य आप स्वयं से लिख सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय होने वाली है, तय हो रही है, उन्हें मैं सलाह दूंगा
कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। और ऐसे जातक जो दूसरे विवाह के इच्छुक हैं वे भी केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। तो सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, सर्विस हैं, वो केपी की वाणी दे रही है। तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे संपर्क नंबर पर, और इसके लिए मामूली शुल्क ही ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि आपके विवाह भाव में ग्रहों की स्थिति से किस साल आपकी शादी के योग बनते हैं और सन साइन का क्या महत्व है। तो यहां भारत में जो है वैदिक ज्योतिष चलती है, और यूरोप और उसके आसपास के देश या अमेरिका, इन सब में जो है सन साइन के आधार पर जो है वो प्रेडिक्शंस की जाती है। तो अपने यहाँ जो है चंद्र कुंडली देखी जाती है, वहां पर सूर्य कुंडली देखी जाती है। सूर्य कुंडली महीनों पर आधारित होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से है। और मार्च 21 से लेकर 20 अप्रैल से जो है प्रथम राशि का जो है, यानी कि उस दौरान जिन जातकों का जन्म होता है उनकी राशि जो होती है वो मेष होती है। और इस प्रकार से मार्च से लेकर जो है मार्च तक जो है 12 राशियां एक महीने एक राशि में सूर्यदेव रहते हैं। तो इस प्रकार से उनका सौर वर्ष रहता है। भारतवर्ष में जो है यहाँ पर वैदिक पंचांग चलती है, वैदिक ज्योतिष से गणना की जाती है। तो इसमें चंद्र कुंडली देखी जाती है, और चंद्र कुंडली यानी कि जिस भी जातक का जन्म होता है उस समय में चंद्रमा किस राशि में उपस्थित रहते हैं, उसकी जो उस जातक की जो राशि होती है वह उस प्रकार से गणना की जाती है। अगर किसी जातक का जन्म जो है कन्या राशि में जब चंद्रमा रहे हैं उस समय हुआ है, तो उस जातक का जो नामकरण होगा कन्या राशि से होगा, यानी पी नाम से होगा। तो अपने यहाँ चंद्र कुंडली चलती है और वहां सूर्य कुंडली चलती है। लेकिन अपने यहाँ भी कई ऐसे जातक हैं जिनको अपना जन्म वर्ष ज्ञात नहीं, तो वो सौर वर्ष यानी कि सूर्य कुंडली के हिसाब से ही जो है अपनी भविष्यवाणी ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब वैदिक ज्योतिष के आधार पर जो विवाह भाव कहते हैं, यानी कि सप्तम भाव कहते हैं, उस भाव में जो 8 ग्रह हैं उसको कैसे बांटा गया है और उसका किस प्रकार से इंपैक्ट पड़ता है जातक। तो 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह में है चंद्रमा हो, शुक्र है, गुरु है, बुध है। कई ज्योतिष सूर्य को जो है शुभ ग्रह मानते हैं। मेरा मानना है कि सूर्य जो है शुभ ग्रह है, और सूर्य जो आत्मा कारक है, पिता कारक है, करियर के कारक है, तो वो जातक को हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं। हालांकि जब वह सूर्यदेव किसी पापी ग्रह के साथ रहते, मंगल, राहु, केतु, शनि, तो फिर जो है सूर्य उसकी द्युति के चलते जो है जातक को परेशानी होती है। तो सबसे पहले जानते हैं बुध के रहने पर 20 वर्ष से विवाह के योग बनने लगते हैं। तो अगर आपकी कुंडली के विवाह भाव में बुध उपस्थित है तो 20 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। गुरु है तो 24 वर्ष से, चंद्रमा है तो 25 वर्ष से, शुक्र है तो 26 वर्ष से, सूर्य राहु है तो 27 वर्ष से। हालांकि सूर्य राहु साथ में ना हो, अलग अलग, यानी कि किसी जातक की कुंडली के विवाह भाव में सूर्य हो, किसी जातक की कुंडली के विवाह भाव में राहु। अगर सूर्य राहु साथ में रहे तो ग्रहण योग लगाता है, प्रतिदोष लगाता है। इसके अलावा मंगल के रहने पर 28 वर्ष के बाद विवाह के योग बनते हैं। शनि और केतु ये दोनों रहने पर जो है 30 वर्ष के बाद ही विवाह के योग। शनि के रहने पर जो है घर परिवार, जान पहचान और मध्यस्थ व्यक्ति के चलते विवाह में बाधा आती है। वहीं केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते विवाह में बाधा आती है। तो अगर आपके विवाह भाव में शनि या केतु है तो अपनी जानकारी जो है कॉन्फिडेंशियल रखिए, उसे सार्वजनिक नहीं कीजिए। जब एक बार सभी प्रकार की चीजें जो है व्यवस्थित हो जाए और जिस दिन आपका कार्यक्रम हो तो उस दिन इस चीजों को आप उजागर कर सकते हैं, या 2-4 दिन पहले उन चीजों को आप लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। उससे पूर्व आप किसी से ना ही प्रकट करें, अन्यथा आपके शुभ काम में बाधा आ सकती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है कि ग्रहों से किस प्रकार से विवाह के योग बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि शुक्रदेव कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं और किन जातकों को लाभ मिल सकता है शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से। तो शुक्रदेव जो है वो मई 14 को जो है राशि परिवर्तन करेंगे, और 14 मई को शुक्रदेव जो है वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और इस राशि में जो है वो 7 जून तक रहेंगे, और उसके पश्चात 8वें जून को जो है फिर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि देवगुरु बृहस्पति भी वर्तमान समय में जो है वो मिथुन राशि में ही विराजमान है, और 14 मई को जब शुक्र भी मिथुन राशि के लग्न भाव में आ जाएंगे तो गुरु और शुक्र की युति हो जाएगी। तो गुरु जो है लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं, शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। तो जब गुरु और शुक्र की स्थिति बनेगी तो उससे जो है शुक्र के रहने से 3 भाग्यशाली राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको शुक्र पर ही आधार पर बताऊंगा क्योंकि समय कम रहता है, और अगले वीडियो में फिर गुरु और शुक्र दोनों से
किन राशि के जातकों के 8 जून तक शादी के योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा। तो देव गुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि विराजमान है, 2 जून तक इस राशि में रहेंगे। 2 जून को जो है फिर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। और इसी प्रकार से जो है शुक्र देव जो सुखों के कारक हैं वो वृषभ राशि में विराजमान है और 14 जून को जो है ये गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में। और 14 जून को जब ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो उस समय से लेकर 8 जून तक ये मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद जो है कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। इससे पूर्व जो है देवगुरु बृहस्पति 2 जून को जो है वो भी कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो बहुत ही शुभ समय रहने वाला है। गुरु और शुक्र की युति के चलते मंगल ही मंगल समय रहने वाला है। बात करें अगर नक्षत्र की तो 19 तारीख को जो है देव गुरु बृहस्पति जो है वो तो 2 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे। उससे पूर्व जो है 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 19 तारीख को जो है शुक्रदेव अद्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे और इसके बाद जो है शुक्रदेव पुनः पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में जो है शुक्रदेव 31 मई को गोचर करेंगे और फिर 8 जून को जो है शुक्रदेव गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में। तो जब ये शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा तो 3 भाग्यशाली राशि के जातक के लिए शुभ योग बनाएगा और उन्हें प्रथम राशि मिथुन राशि है क्योंकि आपके लग्न भाव में ही शुक्र गोचर करेंगे। तो वैसे भी मिथुन राशि की लड़कियों के विवाह के शुभ योग बन रहे हैं क्योंकि गुरु आपकी राशि में उपस्थित है और जब शुक्रदेव भी आपके लग्न भाव में आएंगे तो आपके लिए और भी 200% जो कह सकते हैं कि योग बनेगा। यानी मिथुन राशि के जो भी लड़के हैं उनके लिए भी योग बनेगा, मिथुन राशि की जो लड़कियां हैं उनके लिए भी योग बनेगा अगर आपकी राशि मिथुन है तो जब शुक्र का गोचर होगा तो वो जो समय रहेगा 25 दिनों का वो समय आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहने वाला है, सौभाग्यशाली रहने वाला है और उस दौरान आप परिणय सूत्र में बंध ही जाने वाले हैं। वही बात करें कि अगर मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो अगली राशि कौन सी हो सकती है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जब लग्न भाव में ग्रहों की स्थिति आती है यानी ग्रह का गोचर होता है तो सप्तम भाव को जो है उसका दृष्टि रहती है। तो मिथुन राशि के जातक जो है उनके लिए तो शुभ योग बनेगा। इसके अलावा जब शुक्र लग्न भाव में आएंगे तो धनु राशि के जातक के लिए शुभ दृष्टि बनेगी और उससे जो है धनु राशि के जातक के लिए भी शुभ योग बनेगा। अगर आपकी राशि धनु है तो आपके लिए वह समय उत्तम रहेगा 14 मई से लेकर 8 जून। उस दौरान आपको विवाह संबंधी जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं, आपकी सगाई हो सकती है, रिश्ते आ सकते हैं और यह समय आपके लिए 25 दिनों का जो है वो बहुत इस साल 2026 का सबसे शुभ रहने वाला है। इस दौरान न केवल विवाह में ही जो बाधा आ रही वो दूर होगी बल्कि और भी जो अन्य अटके हुए काम है वो भी पूरे हो जाएंगे। सुखों का जो है आगमन होगा, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति हो सकती है, बिगड़े काम बन सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप में अगर आप रोजगार कर रहे हैं तो या कारोबार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ ही लाभ देखने को मिल सकता है क्योंकि शुक्रदेव आपके पार्टनर भाव में रहेंगे तो आपके जीवन में जो है नया सवेरा हो सकता है। तो दूसरी राशि धनु है और तीसरी राशि जो कि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं तो मीन राशि के जातक को हमेशा ही शुभ फल देते हैं और मैं कई बार कह चुका हूं कि मीन राशि के जातक के लिए भी वह समय उत्तम रहेगा। हालांकि मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर दिसंबर का महीना सबसे ज्यादा शुभ रहेगा, लेकिन ऐसे जातक जिनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है उन जातकों के लिए जो है वो समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है और उस दौरान आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं अगर आप मीन राशि के जातक हैं। अब बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातक जो होते हैं उनके जो राशि स्वामी है बुध देव हैं, आराध्य जो है भगवान गणेश हैं। इनके लिए शुभ रत्न जो है वो पन्ना होता है, शुभ रंग जो इनका पीला है, शुभ दिन इनके लिए बुधवार है। और मिथुन राशि के जो जातक होते हैं वे बेहद ही मधुरभाषी होते हैं और अपने संबोधन से लोगों को आकर्षित करने में माहिर होते हैं और इसके चलते मिथुन राशि के जातक सफल व्यापारी बनते हैं। और अगर निजी जीवन में करियर में भी वो अगर रोजगार में भी या जॉब करते हैं तो उसमें भी वो शीघ्र ही शीघ्र ऊंचाई की पर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो अपने आकर्षण शक्ति से, अपनी मधुर वाणी से, अपनी क्रिएटिविटी से जो है उनकी सांख्यिकी जो होती है, गणना करने की शक्ति होती है वो बहुत ही सटीक और आले दर्जे की होती है। तो मिथुन राशि के जातक इसमें सफल होते हैं। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। आप जो है आपके विवाह के जो योग हैं वो उत्तर और पश्चिम दिशा में भी हैं, इसके अलावा दक्षिण दिशा, 3 दिशा में से जो है आपके लिए शुभ रहने वाला है मिथुन राशि के जो भी जातक है।
बात करें कि अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो भगवान गणेश जी की पूजा उपासना आराधना करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। इससे जो है शीघ्र विवाह में जो है योग बनेंगे, अगर विवाह में बाधा आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या करना उत्तम रहेगा। तो मिथुन राशि के जातक जो हैं उनके लिए जो है जॉब करना भी उत्तम है और व्यापार करना भी उत्तम। व्यापार करते हैं तो ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि बुध देव जो व्यापार के दाता है उनकी कृपा पर बरसती, क्योंकि आपके राशि स्वामी ही स्वयं हो, तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। अब दूसरी राशि धनु राशि। धनु राशि के जो राशि स्वामी है देवगुरु बृहस्पति है। आराध्य जो है जगत के पालनहार भगवान विष्णु है। शुभ रंग इनके लिए पीला है। शुभ दिन इनके लिए गुरुवार है। शुभ रत्न इनके लिए पुखराज है। अगर आप पुखराज धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या कर सकती हैं। बात करें मिथुन जो धनु राशि के जातक है वायु अग्नि तत्व के होते हैं, थोड़ी गुस्सैल होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, आक्रोशित रहते हैं और इनके अंदर जो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। ये कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। यही कॉन्फिडेंस आत्म जो लवरेज होते हैं आत्मबल से, तो अग्नि तत्व के होते हैं तो बहुत जल्दी फैसले, कई फैसले इनके फेवर में होते हैं, कई फैसले इनके विरुद्ध में हो जाते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। तो इसके लिए धनु राशि के जो भी जातक होते हैं, हालांकि धार्मिक होते हैं, सात्विक होते हैं, कार्मिक होते हैं, क्योंकि इनमें गुरु की कृपा रहती है, तो ये सभी गुण पाए जाते हैं। लेकिन अग्नि तत्व होने के चलते एक जगह खड़े नहीं रह पाते हैं और आनंद फानन में कोई ऐसे फैसले लेते हैं जिससे कि कुछ चीजें हासिल भी हो जाती है और बहुत कुछ चीजें जीवन से निकल भी जाती है। तो धनु राशि के जातक आप इस पर सावधान रहें और आपको जो है जल तत्व के जातकों के साथ आपके संबंध मधुर रह सकते हैं। जल तत्व के जातक जो है यानी मीन राशि के जातक के साथ आपके संबंध मधुर रह सकते हैं। तो धनु राशि के जातक के जो दिशा है वो भी उत्तर पूर्व है। अगर आप धनु राशि के जातक हैं, भव नाम के जातक, फौ नाम के जातक है, तो आपके लिए शुभ योग है। उस दौरान आपके विवाह के योग बनेंगे। उत्तर पूर्व का दिशा आपके लिए शुभ है। अगर बात करें जैसा मैंने आपको बताया डी नाम के जातक, कन्या राशि के जातक जो है वायु तत्व के होते हैं, तो उनके साथ अगर वैचारिक चीजें हैं तो कार्मिक धार्मिक होते हैं, लेकिन वायु तत्व के साथ विवाह करना ठीक नहीं माना जाता है, तो इसका आप ध्यान रखें। हालांकि आप विवाह से पूर्व कुंडली मिलान अवश्य करा लें। अब जो अंतिम राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुभ योग रहेगा। 14 मई से लेकर 8 जून के मध्य जो है आपके लिए शुभ योग रहेगा। आपके विवाह के योग बनेंगे। इस दौरान जो है मीन राशि के जो भी जातक है उनको शुभ समाचार मिल सकता है। अगर बात चल रही है तो उसे एक नया आयाम दे और जल्द से जल्द जैसे एक नया आयाम देकर जो इस कार्य मंगल कार्य को संपन्न करे। तो मीन राशि के जातक उसी प्रकार से हैं। इनके भी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। आराध्य जगत के पालनहार भगवान विष्णु। शुभ रंग इनके लिए भी पीला है। शुभ दिन इनके लिए भी गुरुवार, पुखराज धारण कर सकते हैं। शुभ अंक 9 होता है। इसके अलावा ये जल तत्व के होते हैं तो बड़े स्थिर होते हैं, गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, सुशील होते हैं और कोई भी कार्य जो है वो बहुत सोच समझ कर करते हैं और इसके चलते मीन राशि के जातक बहुत ही सफल होते हैं। हालांकि इनको व्यापार करने की मैं सलाह नहीं दे सकता हूं क्योंकि इनमें बुध कमजोर होता है, तो इसके लिए इनको परेशानी हो सकती है। बुध देव की कृपा से जो आप मधुरवासी हो सकते हैं, लेकिन व्यापार में आपको कठिनाई हो सकती है क्योंकि मीन राशि में जो है बुध नीच के होते हैं। तो यह जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी है। अब बता दूं कि मीन राशि के जातक उत्तर और पूर्व दिशा भी आपके लिए अनुकूल है। SGBU इस नाम के जातक के साथ जो है आपके लिए विवाह के परफेक्ट योग रहते हैं। इसके अलावा आप जल तत्व यानी कन्या राशि के जातक के साथ, मेष राशि के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। धनु राशि के जातकों या जातिका के साथ भी परिणय सूत्र में बन सकते हैं। जो शुभ महीना है वो वर्तमान समय में जून और जुलाई भी है। इसके अलावा नवंबर दिसंबर का भी महीना आपके लिए शुभ है। बात करें अगर आपके अपने करियर के लिए तो आप जॉब कर सकते हैं, व्यक्तिगत ज्ञान हासिल कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आप अपना कैरियर आजमा सकते हैं, किस्मत आजमा सकते हैं, IAS IPS UPSC की तैयारी कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं जिसमें व्यक्तिगत आपको ज्ञान हासिल हो, उन सेक्टर में आपके लिए जॉब करना बहुत ही उत्तम रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 3 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दी है जिनके जो है शुक्रदेव के मिथुन राशि में गोचर करने के दौरान योग बनेंगे। ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना ही तो ले। इसके अतिरिक्त अगर इसे आप मानते अपनाते तो उपयोग करते, इससे पहले नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष संपर्क कर ले। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दी। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।